नमो नम मित्रों, तीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज मैं जो प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हूँ वो खास तौर पे सीटेट से संबंधित है। हालांकि सीटेट में डायरेक्ट प्रश्न इस तरीके से व्याकरण के नहीं पूछे जाते हैं। सीटेट में गद्यांश और पद्यांश से पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ से आपको प्रश्न दिए जाते हैं। लेकिन जो व्याकरण के प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का तो डायरेक्ट ही रहता है। अब देखिए, जब व्याकरण जब तक आप नहीं पढ़े रहोगे तब तक आप कैसे जान लोगे कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सा समास है या कौन सा उपसर्ग है। तो इसके लिए व्याकरण, मुझे लगा कि व्याकरण पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जो गद्यांश और पद्यांश से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो आप शायद वहाँ पे पढ़ के उसका अर्थ तोड़ मड़ोड़ करके निकाल ही लोगे, लेकिन कठिनाई आपको जहाँ आएगी वो है व्याकरण का पार्ट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं व्याकरण से डायरेक्ट प्रश्नों को देख रही हूँ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको व्याकरण के हर एक जो जो चीज़ें बनती हैं, संधि, समास, प्रत्यय, छोटी छोटी चीज़ें जो सीटेट लेवल पर बन सकती हैं पैराग्राफ से, उनसे परिचित कराना है। ठीक है। इसके अलावा सीटेट के अलावा यूपी टेट, एट टेट, शिक्षक संबंधी कोई भी भर्ती है जहाँ पर संस्कृत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये प्रश्न लाभप्रद होंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी अभ्यर्थी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और ईश्वर आप सभी को सफल करे। इसी शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पूर्व छोटा सा ये अनुरोध है कि चैनल के द्वारा यदि आपको लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। चलिए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, पितृधन आकृति का शुद्ध संधि रूप है। पितृधन आकृति, पित्राकृति, पितुराकृति या पित्राकृति। तो पितृधन आकृति, रा और आ मिलकर, रा और आ मिलकर क्या होता है? आर होता है पितृ। री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। इको याड़च में री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। तो पित्रा, रा आधा है, यहाँ पे रा आधा हो गया और यहाँ पे आ मिल गया, तो पित्राकृति आपका ऑप्शन नंबर का सही होगा। और ये जो उदाहरण दिया गया है, यदि पूछा जाए कि ये उदाहरण कौन सी संधि का है, तो ये उदाहरण आपका है कौन सी संधि? आपका ये उदाहरण जो है वो है आपका इको यड़ची, यण संधि का है। ठीक है, यण संधि का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या, यण संधि का यदि सूत्र पूछे तो इको यड़िच होता है। इको यड़िच का मतलब है इको यानी एक के स्थान पर यण का आदेश हो जाना। एक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या कौन कौन से वर्ड आते हैं? ई, उ, री और रे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर री आया था ना, यहाँ पर पितृ में, तो री के स्थान पर रा हो जाएगा, री के स्थान पर ला हो जाएगा, उ के स्थान पर वा हो जाएगा। यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? यवाराला आता है ना, यवाराला आता है, तो क्रमशः उसी यण आदेश हो जाता है एक के स्थान पर। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप ऊपर के लेवल के अगर हम प्रश्न बना रहे होते जैसे कि टीजीटी, पीजीटी इत्यादि, तो हमें लगता है कि हाँ जो है आपको बताना ठीक था। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न बता रहे हैं हम आप लोगों को, वो जो है आपका सीटेट लेवल तक ही है, सीटेट यूपी टेट तक ही खास तौर पे उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इतना जो है आपका, इतना ही जानना काफ़ी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि पावका का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावका का संधि विच्छेद होगा, आव कब होता है? जब पहले शब्द के आखिरी में अव हो। क्या हो? आखिरी में अव हो। अव हो तो अव का आ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अव कहाँ है? पहले शब्द के आखिरी पे, यहाँ पे है। तो पौधन अका बराबर पाव का। अगर ये पूछा जाए कि कौन सी संधि का उदाहरण है, तो ये अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, और अयादि संधि कौन सी संधि का भेद है? इसके स्थान पर अगर स्वर संधि भी दिया रहता है तो स्वर संधि भी ऑप्शन सही रहेगा। अयादि संधि जो है वो स्वर संधि का एक भेद है। और अयादि संधि का सूत्र पूछा जाए तो कहा उसका सूत्र है एचो अयावा, यानी एच प्रत्याहार ए ओ औ के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो उनका क्रमशः ए का ए, ओ का औ,
ए का आए और ओ का आओ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पाओ आओ आ रहा है, आओ आए या औ आए या आए, अगर पढ़ने पर भी इस तब आए तो समझ लीजिए वो ये कौन सी संधि का उदाहरण है, तो ये अयादी संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि यदि आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो होगा। आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या होगा? आ धन ऊ बराबर ए होगा, ए होगा, ओ होगा या औ होगा। यदि आ या आ के बाद ऊ और औ ऊ आए तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 41 का आपका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। और यदि पूछा जाए ये कौन से संधि का नियम बता रहा है, तो ये गुण संधि का नियम बता रहा है। गुण संधि का नियम क्या कहता है कि आद गुणा है, इसका सूत्र है आद गुणा। आद गुणा का मतलब, आद का मतलब होता है ह्रस्व आ या दीर्घ आ। इन दोनों के बाद यदि एक प्रत्याहार का वर्ण है, ई ऊ री और ली, ह्रस्व या दीर्घ है, चाहे ह्रस्व ही हो चाहे दीर्घ ही हो, तो इनके स्थान पर क्रमशः आ के ई के स्थान पर ए हो जाएगा, ऊ के स्थान पर ओ हो जाएगा, री के स्थान पर अर हो जाएगा और री के स्थान पर अल हो जाएगा। ये नियम किसका है? तो ये नियम आपका गुण संधि का है। तो यहाँ पर आया आ के बाद ऊ आया है, तो आया आ के बाद ऊ आने पर ऊ को क्या आदेश हो जाता है? ओ आदेश हो जाता है। और गुण संधि का हमने आपको सूत्र भी बता दिया। क्या सूत्र है? आद गुणा। आद गुणा गुण संधि का सूत्र है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न, और गुण संधि भी स्वर संधि का एक भेद है। बार बार आज जो है ये हैंग कर रहा है मोबाइल मेरा, थोड़ा सा इसको मैनेज करिएगा, अभी गरीबता है थोड़ा, बाद में प्रोजेक्टर। चलिए प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आवे तो उसके स्थान पर हो जाता है। ओ के स्थान पर, तो अभी हमने बताया था एच ए आवा, तो एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ओ और ए औ आता है, 4 वर्ण आते हैं। तो इन चारों के स्थान पर क्रमशः एचो ऐ याव याव, एचो देखो यहाँ पे ऐ याव आई आव, है ना। तो ए के स्थान पर यदि ए आए, ये आए तो ए हो जाता है, ओ आए तो औ हो जाता है, ये देखिए औ है, औ हो जाता है, ऐ आए तो आय हो जाता है, और औ आए तो आव हो जाता है। यहाँ पर वो कह रहा है कि ओ के उपरांत यदि स्वर आए तो ओ आए के बाद आए तो क्या होगा? औ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए औ कहाँ लिया गया है? गा में औ दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर गा सही होगा। और ये कौन से संधि का नियम बता रहा है? तो अयादी संधि का नियम बताया। ऊपर अयादी संधि के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। होत धन ऋकारा में कौन सी संधि है? होत धन ऋकारा में कौन सी संधि है? इसको संशोधन कर लीजिए, होत ऋधन ऋकारा होता है। तो यहाँ पर कौन संधि है? वृद्धि संधि है, स्वर संधि है, गुण संधि है अथवा दीर्घ संधि है। 43 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर का सही होगा। यहाँ पर होत्री में यहाँ री कर लीजिएगा, री और री के बाद री आया है और री के बाद री आया है, तो इस री को दीर्घ री हो गया है, ये वाला री हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? तो अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, सवर्णे दीर्घ। अका सवर्णे दीर्घ का मतलब होता है अक प्रत्याहार के बाद यदि उसी का समान वर्ण है, जैसे यहाँ भी री है और यहाँ भी री है, तो इन दोनों को मिलाकर इनके स्थान पर दीर्घ री हो जाएगा, तो त्राम में दीर्घ री लगा दिया जाएगा, ऐसे हो जाएगा रूप होत्रिकारा। और इसके जो है 3 रूप बनते हैं होत्रिकारा के, होत्रिकारा, होत्रिकारा और होत्रिकारा, इस तरीके से इसके 3 रूप बनते हैं। यदि पेपर में पूछ लिया जाए होत धन ऋकारा के कितने रूप बनते हैं, तो इसके 3 रूप बनते हैं। ठीक है, प्रकृति भाव, दीर्घ और संधिकार निषेध, इस तरीके से 3 रूप इसके बनते हैं। प्रश्न संख्या 44 है और आज का लगभग जो है प्रश्न समाप्ति की ओर है। 2-3 प्रश्न और बचे हैं। नयन, देखिए आयार है, आय कौन सी संधि में आता है? तो अयादी संधि में आपने पढ़ा था। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अय कब होगा? जब ए हो, तो ए के बाद स्वर वर्ण हो, है ना। तो देखिए ने ए कहाँ आया है?
ने धन अन, यहाँ पर देखिए ने धन अन। अगर ए देखिए यहाँ पर अ लिखा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये होगा तो ये आय हो जाएगा, यहाँ आ की मात्रा लग गई, नायान हो जाएगा, तो ये गलत है। ए के बाद जो है अ आता है ए के स्थान पर, तो यहाँ पर नहीं, देखिए ए यहाँ पर है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 45। अस्नाति का संधि विच्छेद होगा। अस्नाति, अस धन अस्ति, अस्न धन अस्ति, अस धन नाति, अस धन नाति, अस्न धन अति। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 45। और इसका जो संधि होगा अस धन नाति बराबर अश्नाति होगा। ठीक है, अस धन नाति बराबर अश्नाति होगा, ऑप्शन नंबर ख सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि हल संधि में विकार होता है व्यंजन का, स्वर का या विसर्ग का या तीनों का। तो हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं। तो हल संधि में किसका विकार होगा? व्यंजनों में ही विकार होता है ना। उसमें शर्त क्या होती है कि पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, और जो विकार होता है वो हलों का होता है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि कौन सा हल संधि में किसका विकार होता है? 46 का। तो आपका व्यंजनों का विकार होता है। हल संधि की जगह व्यंजन संधि भी दे सकता है। और आज का आखिरी प्रश्न है, बुद्धि शब्द किस सूत्र से संधि हुआ? बुद्धि शब्द जो है इसका किस सूत्र से संधि हुआ है? झलाम जस झस से हुआ, झलाम जसंतु से, अभ्यास से, चर्च या खरिचा से हुआ है? बुद्धि शब्द है इसका किस सूत्र से संधि कार्य हुआ? बुद्धि शब्द में भी संधि कार्य हुआ तो किस सूत्र से हुआ है, कौन सी संधि है ये बताइए। प्रश्न संख्या 47। और इसका उत्तर आपका सही होगा का, झलाम जस झसी से इसका जो है बुद्धि शब्द का संधि कार्य हुआ है, और ये जस प्रत्याहार का उदाहरण है। और यहीं पर प्रश्न को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। और मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। जो अभ्यर्थी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि आपकी परीक्षा बहुत शीघ्र होने वाली है, 2 से 3 महीने के अंदर आपने अगर यदि फॉर्म फिल किया होगा टीजीटी का, तो बहुत ही जल्दी आपकी परीक्षा आपके समक्ष होगी। उस परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है, यदि वो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मैं जो है टीजीटी से संबंधित कुछ प्रश्नों को अब प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। प्रश्न क्या, बुक तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, इतना समय नहीं है मेरे पास, विद्यालय में जाना होता है। तो मैं जो है आप लोगों को प्रश्न उत्तर ही कराऊंगी। उससे मतलब सोच रही हूँ कि एक एक पुस्तक उठाऊँ, उससे प्रश्न अब खुद बनाऊँ और उसके बाद आप लोगों तक पहुँचाऊँ। चलिए फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय, नमो नमः।